नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस भूगोल में चैप्टर जो हमारा है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का 8 वाला हम पढ़ रहे हैं और उसमें आज लेक्चर नंबर 3 है। पिछले लेक्चर में हमने सड़क परिवहन से संबंधित बात की थी कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जो सड़कें हैं वो किस प्रकार विस्तारित है, सड़कें जो है आसानी किस प्रकार होती है उन्हें बनाने में और कितनी उनसे हानियां होती है, सारा डिस्कस करने के बाद हम नेशनल हाईवे तक की बात उसमें कर चुके थे। आज हम इस हमारे लेक्चर में रेल परिवहन की बात करेंगे। रेल परिवहन क्या है और रेल परिवहन के फायदे क्या है। ये लेक्चर उतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना सड़क परिवहन था, क्योंकि सड़क परिवहन में सिर्फ सड़क की बात होती थी और सड़कों में इतनी डिफ़िकल्ट सड़कें याद करने में नहीं होती है जितने रेल मार्ग होते हैं, तो ये थोड़ा हार्ड है। दूसरा, हमारी किताब में जो इससे संबंधित मैटर दिया गया है वो बहुत कम, ना के बराबर, सिर्फ रेल परिवहन की बेसिक परिभाषा और ये सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन रेल परिवहन से संबंधित एक निबंधात्मक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है और फिर मैटर नहीं होता है हमारे पास, इसलिए अधिकतर बच्चे इसमें जो मैटर उनके पास किताब में होता है वही लिख के आ जाते हैं और इससे उतने नंबर नहीं मिलते जो हमें टॉप कराने में सहायक होते हैं। इसलिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है इसके अंदर ऐड की गई है जिससे हमें हेल्प मिलेगी कि इस निबंधात्मक क्वेश्चन में हम पूरे में से पूरे नंबर कैसे लाएं। तो एक एक चीज को हम याद करते हुए आसानी से मस्त तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आपको अंगुलियों पे हो जाए। थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि रेल परिवहन में ऐसे कनेडियन पैसिफिक जैसे रेल मार्ग आते हैं जो आपने पहले कभी सुने नहीं है, तो अटपटा लग सकता है सुनने में, क्योंकि ऐसे रेल मार्गों के नाम पहले कभी जिक्र नहीं हुए। जैसे नेशनल हाईवे के नाम तो अक्सर हम सुनते आए हैं, भारत के नेशनल हाईवे, लेकिन इसमें जितने भी लोग हैं वो इंटरनेशनल लेवल के लोग हैं, क्योंकि रेल का जो जनक है वो इंग्लैंड जैसे देश है, तो वहाँ के लोगों ने पहली बार रेल बनाई, तो वहाँ के लोगों के नाम और उनका जिक्र किया जाएगा। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर को, जिसमें रेल परिवहन और रेल के फायदे हम देखेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा विश्व की प्रथम सफल रेल जो है वो कब बनी। देखो, वैसे तो प्रयास शुरू हो गए थे, इंग्लैंड ने प्रयास शुरू किए सबसे पहले रेल बनाने के। क्या बनाने के? रेल बनाने के। एक वहाँ के वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले, इंजीनियर जिन्हें हम कह सकते हैं, उन्होंने सबसे पहले जब रेल बनाने का प्रयास किया तो सबसे पहले उन्होंने जो रेल बनाई वो थोड़ी सी दूर 3 या 4 किलोमीटर चली और उसका पहिया टूट गया। तो आज भी उसको वहाँ के इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा हुआ है सिर्फ दिखाने के लिए। दूसरी बार उसके 9 या 10 साल बाद दूसरे इंजीनियर थे, उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने जो रेल बनाई, उन्होंने जो ट्रेन बनाई वो थोड़ी सी दूर लगभग 15 से 20 किलोमीटर चली और उसमें आग लग गई। इसके बाद तीसरी ट्रेन बनी कुछ समय बाद और उस ट्रेन में पीछे बोगी टाइप हुआ करती थी जिसमें लोग खड़े खड़े यात्रा किया करते थे और जो पायलट होता था उसके लिए एक छोटी सीट हुआ करती थी, उसके आसपास लोग खड़े हो जाते, लोडिंग वाले टेम्पो में जिस प्रकार खड़े होते हैं। ऐसे ट्रेनें बनने शुरू हुई, लेकिन विश्व की यानी पूरे वर्ल्ड की, पूरे संसार की जो सबसे पहली ट्रेन बनी, जो सफल ट्रेन बनी, हम सिर्फ उसी का जिक्र करेंगे। बात है 27 सितंबर 1825 में परीक्षण के तौर पर स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चलाई गई, यानी प्रशिक्षण के लिए चलाई गई। सिर्फ ये जो ट्रेन है ये पहली ट्रेन है और इसे बनाने वाले जो व्यक्ति हैं, इस ट्रेन को जो बनाने वाले व्यक्ति है उनका नाम है जॉर्ज स्टीफेंसन। क्या नाम है उनका? जॉर्ज स्टीफन भी कह सकते हैं, लेकिन स्टीफेंसन लिखा हुआ है, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहली ट्रेन कब बनी? 27 सितंबर, देखो 27 सितंबर मिलता जुलता है 1825 में। भारत में तो बहुत बाद में आएगी ट्रेन। कब आएगी? भारत में तो 1853 में, यानी 1853 में पहली ट्रेन चली। कहां से कहां तक? मुंबई से लेकर, मुंबई में एक जगह है वहां से लेकर थाने तक, शिवाजी टर्मिनल है, वहां से लेकर मुंबई से लेकर थाने तक, ये पहली जो ट्रेन थी जो भारत में चली। लेकिन इंग्लैंड वालों ने पहले ही चला दी थी और वो समय था 1825, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं थे उस समय। तो 1825 में परीक्षण के तौर पर स्टॉकटन से डार्लिंगटन, यानी SD याद रखना है। क्या याद रखना है? SD, यानी कि स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच ये ट्रेन चलाएगी। इसके चालक स्वयं, मतलब खुद
कौन जिन्होंने इसको बनाया वो खुद ही इसके ड्राइवर थे, और ड्राइवर को ट्रेन के को पायलट कहा जाता है। तो ये थे जॉर्ज स्टीफेंसन थे। कौन थे? प्रथम रेल लोकोमोशन इंजन बनाया था, यानी कि ये एक ऐसा इंजन था जिससे कम खतरा पैदा था, लोकोमोशन के नाम से इसे जाना गया। इसका मतलब यह है कि पहली ट्रेन जब बनाई गई तो हम जानते हैं कि बीच में ही रुक गई थी, दूसरी ट्रेन जब बनाई गई थी आग लग गई थी, और तीसरी सुविधा की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन प्रयास सफल रहा। तो एक प्रशिक्षण के तौर पर और परीक्षण के तौर पर एक और ट्रेन बनाएगी जो सफल रही 27 सितंबर 1825 को। इसे बनाने वाले जो है स्टीफेंसन, वो ही इसके लोको पायलट थे, और इसमें जो इंजन था वो लोकोमोशन टाइप यानी कि अच्छा वाला इंजन, जो उस समय के लिए बेहतरीन हुआ करता था। उस समय के लिए बेहतरीन होने का मतलब है उस समय सबसे बेस्ट था। आज तो एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बुलेट ट्रेन जैसी। आगे देखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत रेल दुर्घटना। अब आज तक अगर रेल की हम बात करें तो हमने देखा कि पहली बार जब रेल बनाई उसके बाद दूसरी बार बनाई तो आग लग गई। वैसे ही आज तक कोई अगर पूरे संसार में रेल से संबंधित कोई दुर्घटना हुई है तो वो दुर्घटना हमेशा इतिहास में याद रखी जाएगी, क्योंकि सुरंग की जो दीवार थी, एक सुरंग थी, उसके अंदर से ट्रेन जा रही थी। कहाँ जरूरत थी अंदर से ले जाने की? जरूरत थी भाई, आगे कोई रास्ता नहीं था, इसलिए लेके गए थे, है ना। तो वो जो ट्रेन वहां से गुजरी, एक दीवार से टकरा गई, बैलेंस बिगड़ गया, लोग इतना चलाना नहीं जानते थे। 28 फरवरी 1975 को ये ड्यू ट्रेन लंदन में अंतिम स्टेशन की सुरंग की दीवार से टकराई थी। क्या याद रखना है? बात 1975 की है। ड्यू ट्रेन लंदन, ड्यू ट्रेन स्थान है, ट्रेन का नाम ही ड्यू ट्रेन नाम रखा गया है। जैसे भोपाल एक्सप्रेस को भोपाल ट्रेन कहते हैं, वैसे ही ड्यू ट्रेन लंदन में जगह है और उसी ट्रेन का नाम भी ड्यू ट्रेन है। अंतिम रूप से उस सुरंग में गई और वहां से टकराई और भयंकर वाला एक्सीडेंट हो गया। छोटी सी बात है, आगे देखिएगा। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण केंद्र PRS, यानी ऐसा रेलवे स्टेशन जो पूरी तरह से कंप्यूटर से संचालित है। आज तो ढेर सारे हो गए, लेकिन सबसे पहला कौन सा है, सबसे अधिक ऊंचाई पर बना हुआ कौन सा है? तो नाम आता है भारत का। किसका नाम आता है? भारत का नाम आता है। और हमारा सर जो है वो गर्व से ऊंचा हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्व से ऊंचा हो जाता है। भारत के सिक्किम में, सिक्किम क्या है? भारत का 22वां राज्य बना था। पहले सिक्किम देश हुआ करता था। क्या हुआ करता था? सिक्किम अपने आप में देश हुआ करता था। जब भारत आजाद हुआ तो 14 राज्य थे भारत में, लेकिन धीरे धीरे राज्यों को तोड़कर और राज्य बना दिए हमने। जैसे गोवा है उसको हमने मिला लिया पहले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, फिर उसको राज्य बना दिया गया। 25वां राज्य गोवा बना, 22वां राज्य सिक्किम बना। तो ऐसे धीरे धीरे राज्यों का जो है उद्भव होता गया और आज 28 राज्य हो गए। कितने हो गए? 28 स्टेट हो गए। तो भारत का जो सिक्किम है वहां थेंगू स्थित पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की जो ऊंचाई 4085 मीटर, यानी कि इसको फीट में देखें तो 13,400 फीट होता है। ये भारत का आंकड़ा है, इसलिए सबसे पहले याद होना चाहिए। वो सुरंग में ट्रेन टकराई, हम जानते हैं। वो पहली सफल ट्रेन कौन सी थी, हम ये भी जानते हैं, पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है सबसे ऊंचा और कंप्यूटरीकृत पहला रेलवे स्टेशन की बात करें तो सिक्किम में है। देखो पहाड़ी क्षेत्र में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन, ये तो पूरा कंप्यूटरीकृत है और ऊंचा भी है। लेकिन ऊंचाई में और एक बेस्ट आ जाता है जिसका नाम है कॉन्डोर बोलिविया 4786 4786 786 आसानी से याद हो जाते हैं मीटर ऊंचा है। समझ गए मेरी बात को? ये कंप्यूटरीकृत है, ऊंचा भी है, लेकिन कंप्यूटरीकृत में तो फर्स्ट कौन आता है? ये वाला ही आ रहा है। लेकिन अगर सिर्फ ऊंचाई की बात करें तो कौन आएगा? कॉन्डोर आएगा। कौन आएगा भाई? कॉन्डोर। आगे देखिएगा, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे लाइन। अभी तक तो स्टेशन की बात कर रहे थे कि कौन सा स्टेशन ऊंचा है। अब हम बात करें कि ऐसी रेलवे लाइन, जैसी रेलवे लाइनें सबसे ऊंची दिखाई देती है। जैसे हमने कल एक्सप्रेस हाईवे की बात की थी। एक्सप्रेस हाईवे बाकी हाईवे से थोड़ा ऊपर उठा हुआ रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? बिल्कुल रहता है। उसके चारों तरफ, दोनों तरफ रेलिंग लगी रहती है और उस पर जाने के लिए यूं सर्किल बना के जाना पड़ता है। इस प्रकार से यूं इधर से यह हाईवे जा रहा है इस प्रकार से। तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं कल एक्सप्रेस हाईवे में।
वैसे ही सबसे अधिक ऊंचाई वाली पटरियों की अगर बात करें, ऐसा रेलवे स्टेशन जहां की पटरियां जमीन से काफी ऊपर है। क्यों? बाढ़ का खतरा होगा या फिर और खतरा होगा। अब बाढ़ के खतरे में देखें तो पानी नीचे से चला जाता है, पटरियां बिल्कुल सूखी सूखी सी हो जाती है, खाली खाली सी, लेकिन ये ऊंचा बनाया गया है। यह है पेरू स्टेट रेलवे में लासीमा की मोरोकोहर साका लाइन, जो 15,806 फीट ऊंचाई पर स्थित है। 15,806 फीट बहुत होते हैं, इतनी ऊंची ट्रेन जाती है। अब दिल्ली जयपुर की मेट्रो भी देखे तो वो भी ऊपर चलती है, तो उनसे भी ऊपर चला करती है वो। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें एक एक लाइन की जो आपको याद रखनी है। आगे देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये आपको अच्छे से याद करना है। वो थोड़ा कम याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्टिंग भी है। कैसे? रेल के फायदे क्या है? गरीब की गाड़ी कहा जाता है रेल को। छोटा सा टिकट लिया, कम पैसे लगते हैं, जहां जाना चाहिए वहां जा सकता है। गरीब की गाड़ी किसको कहा जाता है? रेल को कहा जाता है। जबकि जीवन रेखा, गांवों की जीवन रेखा कौन कहलाती है? सड़क कहलाती है, क्योंकि सड़क पहली और प्राथमिक आवश्यकता है। घर से बाहर निकलते ही पहले सड़क आती है। कौन आती है? घर के बाहर निकलते कभी देखा समुद्र आ गए और नाव में बैठ के चले गए? ऐसा हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। महासागर बाहर निकलते ही नहीं आते, ना ही अपने घर के ऊपर फ्लाइट टेक ऑफ करती है, ना लैंड करती है। यानी घर के ऊपर एयरपोर्ट नहीं होता। सबसे पहले इस्तेमाल अगर शुरू होता है तो किसका होता है? सड़क का। और गांव में तो एक ही सड़क हुआ करती है जो शहर से मिलाती है, और वो शहर से जो गांव की सड़क मिलाती है गांव को, वो वहां की जीवन रेखा का काम करती है। किसका काम करती है? जीवन रेखा का। तो रेल के फायदे में, रेल द्वारा ढोई गई वस्तुओं में कोयले का स्थान सबसे ऊंचा है। यानी कोयला जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का सबसे बड़ा काम अगर कोई करता है तो रेलवे करता है। ट्रकों से इतना भर भर के ले जाना मुश्किल है। दूसरा, सड़क मार्ग से ट्रकों से नहीं ले जाया जा सकता, फ्लाइट से तो कोई चांस ही नहीं है। कितना कोयला पहुंचाओगे, कितना महंगा पड़ता है। कोयले अभाव वाले भागों में रेलों द्वारा कोयला पहुंचाकर उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन दिया जाता है। कोयले अभाव वाले भागों में रेलों द्वारा यानी ट्रेन द्वारा कोयला पहुंचाकर उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन दिया जाता है। मैं तो यहां तक कह देता हूं, अगर रेल नहीं है तो मतलब उद्योग नहीं है। अगर कोई उद्योगों को सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग करता है तो वो है रेल। अब वो चाहे भारतीय रेलवे है, चाहे यूरोप रेलवे है, जिस देश की रेलवे है, उस देश के उद्योगों को सही तरीके से, सही मायने में जो गति देने का कार्य करती है वो है रेलवे। अब आप भारत की रेलवे थोड़ी देर के लिए हटा के देख लो, क्या अस्तित्व हो जाएगा परिवहन का? हालत खराब हो जाएगी। इसलिए रेल परिवहन सबसे ज्यादा लोगों को ढोने वाला परिवहन है, सड़क के बाद। किसके बाद? सड़क के बाद। तो कोयला पहुंचाता है उद्योग तक। तो आपको क्या याद रखना है पहले वाले पॉइंट में? रेल परिवहन जो होता है, कौन होता है? रेल परिवहन जो होता है सबसे ज्यादा कोयले को ले जाता है। किसको ले जाता है? और कोयले को कहां ले जाएगा? उद्योगों में ले जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, औद्योगिक केंद्रों में कच्चे माल को पहुंचाकर रेल देश में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने में सहायता करती है। सीधी सी बात है। अब ये तो हमने ये देखा कि रेल जो होती है, ट्रेन जो होती है, वो कोयला तो ले जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ये तो सबसे बड़ा पार्ट है उसका, ये तो सबसे ज्यादा काम कोयले का ही करती है। लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्योग में कोई भी कच्चा माल चाहिए, जो एक लेवल के उद्योग होते हैं, जो बड़े उद्योग होते हैं, उन्हें जितना भी जो कुछ भी कच्चा माल चाहिए वो कहां से मंगाते हैं? कहां से मंगाते हैं? तो कच्चा माल जहां मिलता है वहां से मंगाते हैं। लेकिन परिवहन का माध्यम सबसे ज्यादा क्या है? तो आप कहोगे सर हाईवे पे इतनी ट्रकें हमने देखी है, तो ट्रक परिवहन यानी सड़क परिवहन? नहीं, सबसे ज्यादा उद्योगों में कच्चा माल पहुंचाने का जो कार्य करता है वो 100 ट्रक जितना ले जाती है, उतना तो एक बार एक ट्रेन मालगाड़ी ले जाती है। क्योंकि हमने देखा उस सड़क को ही, उस हाईवे को ही जिस पे ट्रक के जा रही है, कभी रेलवे स्टेशन पे थोड़ी देर खड़े होना, 2-4 मालगाड़ियां 2-3 घंटे में निकल जाएगी। समझ रहे हो? थोड़ी देर में क्रॉसिंग शुरू हो जाती है, मालगाड़ी निकल रही, तो एक मालगाड़ी उतना ले जाती है जितना एक सड़क पर कई ट्रकें चल के ले जाते हैं। तो कच्चा माल तो आप जानते ही हैं प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त होता है, उद्योग तक पहुंचाया जाता है। तो ये जो कार्य होता है ये कौन करते हैं? औद्योगिक क्षेत्र में ट्रेन करते हैं। तो दोनों पॉइंट आपके समझ में आ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक किसी को भी, क्योंकि हम 50% कोर्स कंप्लीट करने की ओर अग्रसर है। ठीक है। द्वितीयक उद्योगों को विकसित, तीसरा पॉइंट देख रहे हैं हम। द्वितीयक उद्योग, आप समझ रहे होंगे द्वितीयक उद्योग, जिसने पैराशूटिंग लैंडिंग की उसको कम समझ में आ रहा है,
बाकी द्वितीयक उद्योग सब जानते हैं, ये विनिर्माण है। ये क्या है? द्वितीयक उद्योग सीधा सीधा विनिर्माण है। विनिर्माण, विनिर्माण का मतलब क्या है? वस्तु के रूप में परिवर्तन कर देता है। वस्तु के रूप में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। वस्तु बनाता है, निर्मित करता है। देखिए, द्वितीयक उद्योगों को विकसित करने के लिए अर्ध निर्मित तथा निर्मित उत्पादों को वितरित करने में रेलों का महत्वपूर्ण योगदान। वही पॉइंट है, कहने का तरीका अलग है, बात को डिलीवर करने का तरीका अलग है। सब कुछ बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, लेकिन बात वो की वही है कि कोई भी कच्चा माल जो निर्मित नहीं है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कच्चे माल के उस क्षेत्र से उद्योग तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो रेल करता है। कौन करता है? रेल। अब जो रेल है वो महत्वपूर्ण धुरी बन चुका है। किसकी? परिवहन की। क्या सड़क से ज्यादा एक्टिव है? एक्टिव है, बिल्कुल है, टाइमली चलता है। सड़क परिवहन बाधित ज्यादा होता है बजाय रेलवे के। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि रेलवे का परिवहन जो है वो बाधित नहीं होता है। अगर ज्यादा मौसम खराब होता है तो पटरियां उखड़ जाती है, कई बार बाढ़ आने की वजह से पटरियां उतल पुतल हो जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर खराब होती है तो कौन सी होती है? सड़क परिवहन वाला मामला होता है। तो यहाँ पे अर्धनिर्मित यानी जो वस्तु अभी तक बनी नहीं है उसको उद्योग तक पहुंचाने का कार्य, निर्मित करना और फिर बाजार तक भी लाने का कार्य जहां तक है वो सबसे ज्यादा रेल करता है। इसका मतलब फिर बता रहा हूं, कतई नहीं है कि सड़क परिवहन नहीं करता है, वो भी करता है। चौथा पॉइंट कह रहा है विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए रेल लोहा, इस्पात, सीमेंट तथा खाद्यान्नों को निर्यात के लिए पतनों तक पहुंचाती है। पतन मतलब खत्म? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये पतन होता है बंदरगाह। ये कौन होता है पतन? बंदरगाह। बंदरगाह। यहां क्या बंदर बैठे रहते हैं? नहीं रे, बंदरगाह उसे कहते हैं जहां नाव ठहरती है। नाव ठहरती है, इसे पतन या बंदरगाह कहते हैं। ये एक पतन होता है जिसका अर्थ होता है खत्म, लेकिन ये वाला पतन नहीं है, ये इसके ऊपर ते आधा और लगा हुआ है, तो ये पतन है। तो पतनों तक यानी बंदरगाहों तक, यानी कि ट्रेन क्या करती है? पानी में तो चल नहीं सकती। अब जैसे मान लो कि हमें अमेरिका में कुछ माल भेजना है या श्रीलंका में यहां से कुछ माल भेजना है। अब बताओ, सड़क परिवहन काम आएगा? बिल्कुल आएगा। रेल परिवहन काम आएगा? बिल्कुल आएगा सर। लेकिन सबसे ज्यादा कौन काम आएगा? जब हम जल परिवहन देखेंगे, बेसिक छोटा सा टॉपिक है, जब हम जल परिवहन देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि सारा ही काम कौन करता है? जल परिवहन करता है। सारा ही काम कौन करता है? जल परिवहन। किस पे? जल के अंदर। लेकिन उस जल तक पहुंचाने का कार्य रेल और सड़क परिवहन करते हैं, जो दोनों स्थल में आते हैं। यानी स्थल परिवहन जल तक कार्य को पहुंचाता है और जल फिर परिवहन आगे उसको बढ़ाता है। अब हम अगर रेल परिवहन की बात करें तो जो माल तैयार हो गया या फिर कोई कच्चा माल है और हमें श्रीलंका पहुंचाना है तो उस बंदरगाह तक पहुंचाएगा, वहां से फिर वो माल आगे की ओर डिलीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिस देश को हम बेचना चाह रहे हैं, जिसको हम निर्यात करना चाह रहे हैं, वहां तक पहुंच जाएगा। और वहां से कोई माल आया है यानी आयात हुआ है, उसको भी जिस उद्योग तक ले जाना है, जिस बाजार तक ले जाना है, ट्रेन लेके आती है, नाव से उतारते ही। समझ गए? आगे देखिए, रेल देश में दूर दूर तक सीमेंट को पहुंचाती है और भवन निर्माण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है। अब सीमेंट को क्या, सबसे ज्यादा कोयला, फिर सीमेंट, सारी चीजों को पहुंचाती है। इस पे ज्यादा क्या बात करें हम? ये देखो, ये रेल जा रही, इतना सारा धुआं निकल रहा है। आजकल इतना धुआं नहीं निकलता है। ये जरूर कोई पुरानी रेल है। ये क्या है? जरूर कोई पुरानी रेल है, ठीक है ना। अगर राहुल गांधी जी होते तो कहते इसमें कोई जरूर मोदी जी की चाल है ना, नहीं तो इतना धुआं ट्रेन कभी भी नहीं देती। आगे देखिएगा, भारतीय रेल रासायनिक उर्वरकों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाती है तथा देश में कृषि उत्पादन में के विकास और उसकी वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देती है। कृषक को, एक खेतीहर को, खेती करने वाले को अच्छे उर्वरक चाहिए, अच्छे खाद चाहिए, और वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अवेलेबल कराने के लिए यानी उपलब्ध कराने के लिए ट्रेन के माध्यम से एक बड़े स्टेशन पर आ जाते हैं और वहाँ से सड़क मार्ग के माध्यम से किसान के खेतों तक पहुँच जाते हैं। तो सीमेंट आती है,
कोयला आता है, उर्वरक आते हैं, जो कुछ भी है सब आता है। 4-5 एग्जाम्पल हमने देख ली। भारतीय रेल खनिज तेल जैसे औद्योगिक निवेश को पत्रों एवं तेल शोध कारखानों से देश के आंतरिक भागों में पहुंचाती है। किसको पहुंचा रही है? तेल को। देखो सबसे पहले किसको पहुंचा रहे थे हम? सबसे ज्यादा कोयला, बस इसको क्रम से याद रखना है, कोयला, ठीक है। उसके बाद आप उर्वरक को ले सकते हो, इसके अलावा आप रासायनिक उर्वरक की बात हमने की थी, उर्वरक। अब आधे कहेंगे सर यहाँ सीमेंट था बीच में, कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ ले लो सीमेंट। ये 4-5 बिंदु आपको याद होना चाहिए, सीमेंट। और अभी लास्ट में क्या आया? तेल। कौन सा तेल? खनिज तेल। खनिज तेल में केरोसिन वगैरह ये सब आ जाते हैं, पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह, ये सब खनिज तेल होते हैं। कौन से तेल होते हैं? खनिज तेल। तो यहाँ तक आप समझ गए। आगे देखिएगा, सबसे बड़ी रेल व्यवस्था, सबसे ज्यादा ट्रेनें, ट्रेनों का जाल, सबसे ज्यादा रेलें ही रेलें देखने को मिलती है, ट्रेनें ही ट्रेनें देखने को मिलती है। पूरा ही ट्रेन परिवहन जिस देश ने ले रखा है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसने तो सब कुछ ही ले रखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका 24 लाख, नहीं भाई इतना नहीं है, देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,40,000 किलोमीटर इसमें क्या है? रेलवे लाइन जो है वो बिछी हुई है, ठीक है। सबसे लंबा रेल मार्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। पक्का याद कर लेना, 10,214 किलोमीटर है लाडले। पक्का पूछा जाएगा एग्जाम में। क्या पूछा जाएगा? पक्का पूछा जाएगा। और जिसको ये लग रहा है कि कौन सा मैटर कब क्या है, इसके लिए मैं एक शॉर्ट डाल दूंगा जिसमें काफी बच्चों को सिलेबस को लेकर दिक्कत आ रही है कि सर ये चीज हमारे बोर्ड में हट गई, हमारे बोर्ड में नहीं हटी है। इसको लेकर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बोर्ड में कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, कई बोर्ड में कुछ टॉपिक को रखा गया है, तो सारी चीज जो है हमें तो उस तरह से लेनी पड़ती है, लेकिन आपको कहाँ कहाँ क्या क्या देखना है ये भी मैं डाल दूंगा। लेकिन सारा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सारा पढ़ना है। अभी छोड़ोगे तो अगले साल पढ़ोगे, और बेसिक नॉलेज वाली चीजें अभी डालोगे एग्जाम में, 12th में लिखोगे तो इतने अच्छे नंबर बनेंगे, अपने यूपी, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के टॉपर कहलाओगे। कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सबसे बड़ा रेल मार्ग है। डंके की चोट पे कहना है, कमेंट बॉक्स में चिपकाना है इसको, पता चले तुम यहां तक पढ़े हो। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, अशोक देवासी है ना सबसे ज्यादा कमेंट करने वाला बच्चा। एक दिन क्लास मिस हो जाए तो हुड़दंग मचा देता है कमेंट बॉक्स में। ये नहीं कि बैकलॉग देख लूं थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आपका कहना जायज है, रेगुलर रहेगी क्लास। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है 10,214 किलोमीटर लंबा है। ये MB में चलता है। किस में चलता है? MB। सर GB में चला होता कि नेट ज्यादा चले। MB इसकी ट्रिक है लाडले याद करने की। मॉस्को से, कहां से? मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक, ब्लडी फूल नहीं है ये, व्लादिवोस्टॉक तक चलता है। बोलो मेरे साथ, अक्षय कुमार वाला जुबा केसरी नहीं बोलना है हमें मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक बोलना है। सबसे बड़ा ट्रांस साइबेरियन, सबसे बड़ा ट्रांस साइबेरियन, सबसे बड़ा ट्रांस साइबेरियन मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक कितना है? 10,214 किलोमीटर। सर इतना जोर क्यों दे रहे हो इस पे? क्योंकि ये पूछा जाता है 100 में से 100%, ठीक है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म अपना गोरखपुर, योगी जी वाला गोरखपुर उत्तर प्रदेश, लंबाई 1367 मीटर यानी 4,483 फीट गोरखपुर में। आप ऐसे सोच रहे होंगे सर यार ये फिर फीट में, फुट में, मीटर अलग है, फीट अलग है ना। इसके लिए आपको निखिल सर के वीडियो देखने पड़ेंगे। मैथमेटिक्स के भंडारा वाले जो वीडियो होते हैं, पूरे भारत में जो तहलका मचाने वाले जो वीडियो होते हैं वो होते नहीं कह सकते। मैथ में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहता है लर्न एंड शेयर साइंस वाले चैनल पे, है ना। देखिए गोरखपुर का जो रेलवे स्टेशन है वो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। लंबा रेलवे, चलते चलते थक जाता आदमी। एक बार चला गया मैं, चलते चलते थक गया यार, कहाँ खत्म हो गया, ये खत्म ही नहीं हो रहा था, पूरा नहीं देख पाया मैं, है ना। कौन है गोरखपुर से? कमेंट में जरूर बताना। सबसे लंबी सुरंग, रेलवे की सबसे लंबी सुरंग देखो, ये गुफा
इसमें रेल एक अजीब ही आवाज़ करती है। पहली बार अगर कोई ट्रेन में यात्रा कर रहा है, ट्रेन पहली बार ट्रेन में नहीं, पहली बार कोई ट्रेन जा रही है, पहली बार कोई ट्रेन में सुरंग से जा रहा है, वो इतना डर जाता है, इतना भयभीत हो जाता है, वो सोचे कब खत्म होगी। गुड़ की आवाज आती रहती है। कैसी आवाज आती रहती है? कमेंट बॉक्स में लिखो। गुड़ की आवाज आती रहती है। कैसी आती रहती है? गुड़ की आवाज आती रहती है। ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। कहाँ लिखना है? कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब कैसे लिखते हो वो आप पे डिपेंड करता है। सबसे लंबी रेल सुरंग सिकोन है, 54 किलोमीटर या 33 मील लंबी है। 1988 ईस्वी में निर्मित इसके द्वारा जापान के दो द्वीप होन्शु, जापान के कौन से द्वीप? होन्शु और होकाडो, होन्शु और होकाडो यानी एच स्क्वायर को मिलाती है। किसको मिलाती है? एच स्क्वायर को मिलाती है। समुद्र तल के रास्ते जोड़ा गया है। समुद्र तल के रास्ते से देखो आप, सबसे लंबी रेलगाड़ी 1733 मीटर लंबी नेशनल बेल्जियम रेलवे कंपनी द्वारा 27 अप्रैल 1991 को चलाई गई। ज्यादा याद नहीं रखना है इसमें, ज्यादा ज्ञान जो है वोमिटिंग कर देता है, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ना है इसको। लेकिन इसमें क्या याद रखना है? सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो है वो जापान के जो दो द्वीप है, होन्शु और होकांडो। द्वीप तो जानते हो ना आप, टापू होता है इस प्रकार। जैसे भारत की बात करें हम, ये भारत का निचला हिस्सा है इस प्रकार से, तो इधर भारत का लक्षद्वीप है, इधर भारत का ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार है। तो ये इस प्रकार से द्वीप होते हैं। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी। 11th पढ़ के आए हो ना? कौन कौन 11th में पढ़ के आया? सब पढ़ के आए हैं, इसको कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना? चिपकाने में लगे रहते हो। तो ये चीज हमने देखी। भारतीय रेलवे विश्व के, भारत की जो रेलवे है पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े रेलवे में से चौथे स्थान पर आती है। किस स्थान पर आती है? भारत का मीडिया भी जो है भारत के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है, लेकिन नंबरिंग में देखे तो 100 के पार है। भारत का मीडिया बिल्कुल लो लेवल पे जा चुका है, इसलिए मीडिया की बातों में नहीं आए। देखिए सनसनी खबर, वो विष कन्या आती है माइक लेके, देखिए सनसनी खबर, 2 बैल पुलिया पे लड़े, लाल वाला नीचे गिर गया, पीला वाला भाग गया, और देखिए सबसे पहले हमारे चैनल पे। ये हो गया भारत का मीडिया, जबकि लोकतंत्र का क्या है? चौथा स्तंभ है। वैसे ही भारतीय रेलवे भी क्या है? पूरे विश्व की चौथी रेलवे है। याद हो जाएगा दोनों आपको, ठीक है। दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग मास्को से रूस में व्लादिवोस्टोक तक है। इसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहा जाता है। रिपीट हो गया पीपीटी में, कोई दिक्कत नहीं। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन सा है? अब पार महाद्वीप। अब यानी हम उन रेल मार्ग की बात कर रहे हैं जिनका नाम मैंने पहले ही लिया था कि अटपटा लग सकता है। जैसे अब नहीं लग रहा ट्रांस साइबेरियन, अब नहीं लग रहा, पता है मास्को से व्लादिवोस्टोक जाता है, यानी एमबी से हमने याद कर लिया था, वो सबसे बड़ा है। वैसे ही एक है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए दोनों छोरों को जोड़ता है। इसका निर्माण आर्थिक व राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं के लिए किया गया। किसका? पार महाद्वीप का। बात यह है कि ये कहां से कहां तक है, तो प्रमुख रेल मार्ग में सबसे पहला हम पार ही पढ़ रहे हैं। पार साइबेरियन रेल मार्ग रूस पश्चिम छोर से सेंट पीटर्सबर्ग तक है। पूर्वी छोर व्लादिवोस्टोक तक चला जाता है, लेकिन पश्चिम छोर को याद रखना है। पश्चिम छोर सेंट पीटर्सबर्ग और पूर्वी छोर व्लादिवोस्टोक, यानी एसवी व्लादिवोस्टोक है, ये एसवी से याद रखना है। किसको? साइबेरियन को। तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक कौन सा है? पार साइबेरियन। तो फिर बताओ मास्को से व्लादिवोस्टोक तक कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन। याद हो जाना चाहिए, मास्को से व्लादिवोस्टोक तक जो है ट्रांस साइबेरियन है, जबकि पार तो आर पार की लड़ाई लड़ता है। व्लादिवोस्टोक तो ये भी जाएगा, व्लादिवोस्टोक तो ये भी जाएगा, लेकिन पिटते पिटते सेंट पीटर्सबर्ग से जाएगा। कहां से जाएगा? सेंट पीटर्सबर्ग से। विश्व का सर्वाधिक लंबा पार कैनेडियन रेल मार्ग जो है कनाडा में 7050 किलोमीटर, ये वैंकूवर को पूर्व हैलिफैक्स से जोड़ता है। अब आपने देखा कि कुछ देर पहले हमने पढ़ा कि सबसे लंबा, फिर देखो यहां पे क्या आ रहा है? विश्व का सर्वाधिक लंबा। अब ये दोनों कैसे हो सकते हैं? ये ऐसे हो सकते हैं जैसे नेशनल हाईवे 7, कौन सा हाईवे? नेशनल हाईवे 7 नेशनल हाईवे 44 के साथ मिल गया था।
तो अभी बड़ा हाईवे कौन सा बन गया सड़क परिवहन में? नेशनल हाईवे 44। कौन मिल गया उसके अंदर? नेशनल हाईवे जो सबसे बड़ा हुआ करता था 7। ठीक वैसे ही पार कनेडियन रेल मार्ग जो है 7050 किलोमीटर है और बैंकोर को हेलीपैक्स से मिलाता है। निर्माण 1886 में एक संधि के तहत इसका किया गया था। ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीप रेल मार्ग पश्चिम परिय को पूर्व सिडनी से मिलाता है, यानी ये जो परिय क्षेत्र है उसको सिडनी से मिलाता है। संघ और प्रशांत रेल मार्ग यूएसए सान से फ्रांसिस्को को न्यूयॉर्क से मिलाता है। यूएसए सान फ्रांसिस्को को न्यूयॉर्क से मिलाता है, यानी ये जो फ्रांसिस्को क्षेत्र है इसको न्यूयॉर्क से मिलाता है। ये क्या करता है? परिय क्षेत्र को सिडनी से मिलाता है। ठीक है। ओरिएंट एक्सप्रेस ये इस्तांबुल में है और पेरिस के अंदर ही चला करता है। तो ये सीधा सीधा आपको रटना ही है, यहाँ पे बनाए हुए हैं, लेकिन इतना डिटेल से हम इसको लेंगे नहीं। अब कुछ थ्योरी है जिसको हम देखेंगे। 5 रेल मार्ग आपको याद करना है, बस ज्यादा कुछ भी नहीं है। पूछा ट्रांस साइबेरियन सबसे ज्यादा जाता है। ब्रिटिश आविष्कार को द्वारा लगभग 100 वर्ष से अधिक अवधि के दौरान किया गया था किसका? ट्रेन का इस्तेमाल। प्रथम अशोधित करंट बाप से चलने वाली मशीन का निर्माण इंग्लैंड के थॉमस सेवोरी। बाप वाला इंजन सबसे पहले किसने बनाया? इंग्लैंड के एक व्यक्ति ने। कौन सा इंजन? बाप का, जिसका नाम था थॉमस सेवोरी। 1698 में इंग्लैंड के ही निवासी थॉमस न्यू कॉमन द्वारा 1711 में और जेम्स वाट द्वारा 1765 में किया गया। अब आप कहेंगे सर आप कुछ देर पहले तो बता रहे थे कि जो स्टेफेंस जो थे उन्होंने सबसे पहले अपना इंजन बनाया और उन्हीं ने चलाया, लेकिन ये 2 व्यक्ति वो है, इनमें से बाप का इंजन बनाने वाले इंग्लैंड के जो थॉमस रेवोरी है, ये तो वो व्यक्ति है जिनकी कहानी मैंने आपको शुरू में लेक्चर में बताई थी कि इनकी ट्रेन जो है थोड़ी दूर चली और पहिया टूट गया। और ये थॉमस न्यू कॉमेन वो व्यक्ति है जिनकी ट्रेन में आग लग गई थी। तो 1668, 1711 और ये जेम्स वोट का 1765। जेम्स वोट वाला कौन सा है? चेंबर वाला, जिसपे लोग खड़े रहते थे। तो ये 1765 में। तो 1668 सेवोरी, 1711 न्यू कॉमेन, 1765 जेम्स वाट। सेवोरी की ट्रेन का पहिया टूट गया था, सफल नहीं हो पाई थी। न्यू कॉमन की ट्रेन में आग लग गई थी। जेम्स वोट की ट्रेन में चैम्बर पे खड़े होकर जाना पड़ता था। और फिर स्टेफेंसन जो थे उन्होंने जो ट्रेन बनाई वो सफल रही। ये चीज आ गई आपके समझ में? ये रहे जेम्स है ये पे। 1800 शताब्दी में जेम्स वॉट ने इम्प्रूव इंजन बनाया। उसने इस इंजन में वॉल्व लगाए जो ऑटोमेटिक वर्क करते थे। 1803 में रॉबर्ट फुल्टन ने जेम्स वॉट के इंजन को इस्तेमाल करके नाव चलाई। 1820 में सबसे पहले नाव पर किसने प्रयोग कर दिया? रॉबर्ट फुल्टन ने जेम्स वॉट का जो बनाया हुआ था, यानी जेम्स वॉट ने जो चलाया उसका इस्तेमाल करके रॉबर्ट फुल्टन ने नाव चला दी। क्या चला दी? नाव चला दी कि भाई नाव चल रही है तो ट्रेन भी चलेगी। 1820 में जॉर्ज स्टेफेंसन ने इंग्लैंड में एक इंजन बनाया जो बहुत भारी था और फिर इन्होंने खुद ही चलाया था इसको। ठीक है, आगे देखिएगा। सारी चीजें देखी हमने, रेल परिवहन से संबंधित एक एक चीज को हमने समझा, एक एक चीज को जाना। सारी जो समस्याएं थी वो आपके सामने निकल कर आ गई थी कि रेल परिवहन वास्तव में बड़ा कठिन था, लेकिन हमने मजे मजे में इसको पढ़ने का प्रयास किया है। जितना याद हो सके इसमें से करना है। किताब में इतना मैटर नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। आप कमेंट करें, उससे पहले पूरा लेक्चर जरूर देखना। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।